किसी भी चुनाव के नतीजों को समझना, देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। ये असल में जनता की आवाज को सुनने, उनकी उम्मीदों को समझने और सही मायनों में नेतृत्व के लिए एक रोड मैप तैयार करने का एक मौका होता है। तो आज हम अंतागढ़, छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों का गहरा विश्लेषण करेंगे, सिर्फ हार जीत को समझने के लिए नहीं, बल्कि यहां से शासन की एक बेहतर राह कैसे बन सकती है, इसे जानने के लिए। तो इस विश्लेषण में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले अंतागढ़ की जमीनी हकीकत क्या है, उसे समझेंगे। फिर 2023 के नतीजों के आंकड़े क्या कहते हैं, उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद हार की वजहों की पड़ताल करेंगे। फिर यहाँ के चुनावी मिजाज के बदलते पैटर्न को देखेंगे और फिर शासन की तरफ एक ठोस रास्ते का खाका खींचेंगे और आखिर में जनता के लिए एक बड़े विजन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे विश्लेषण के पहले और सबसे अहम हिस्से से। किसी भी जगह की राजनीति को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप वहां की मिट्टी, वहां के लोग और उनकी असल समस्याओं को ना समझ लें। तो आइए छत्तीसगढ़ के दिल में बसे अंतागढ़ की जमीनी हकीकत को जानते हैं। अंतागढ़ ये घने जंगलों और जबरदस्त खनिज संपदा की धरती है। खासतौर पर यहां मिलने वाला लौह अयस्क, जो इस इलाके की पहचान भी है और सच कहें तो यहां के लोगों के संघर्ष की एक बहुत बड़ी वजह भी। सोचिए, यहां की अर्थव्यवस्था आज भी सीधे सीधे जंगल और मौसम से जुड़ी हुई है। महुआ और तेंदुपत्ता को इकट्ठा करना ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये यहां की संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। इसे समझे बिना आप यहां की राजनीति को कभी समझ ही नहीं सकते। और बस यहीं पर इस इलाके का सबसे बड़ा और केंद्रीय संघर्ष हमारे सामने आता है। एक तरफ हैं बड़ी बड़ी माइनिंग परियोजनाएं और रेलवे लाइनें, जिन्हें विकास का नाम दिया जाता है, और दूसरी तरफ हैं लोगों की पारंपरिक आजीविका और जमीन से जुड़े उनके अधिकार। ये दोनों ताकतें लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अंतागढ़ में आदिवासी पहचान और उनके अधिकार ये कोई सामाजिक मुद्दे भर नहीं है, ये इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक हकीकत है। लगभग 55% यानी आधे से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जो अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ी है। तो लोगों में आखिर गुस्सा क्यों है? वजहें बिल्कुल साफ हैं और बहुत गहरी भी। उन्हें डर है कि खदानों की वजह से उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। खराब सड़कें गांव को शहरों से काट देती हैं। एफएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियों के बिकने से नौकरियों का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उनकी जमीन के नीचे से जो अरबों की दौलत निकल रही है, उसका फायदा उनकी अपनी जिंदगी सुधारने में नहीं हो रहा है। यही वो मुद्दे हैं जो यहाँ का राजनीतिक पारा तय करते हैं। तो ये थी जमीन की कहानी, लोगों की भावनाएं और उनकी शिकायतें। अब देखते हैं कि इन सब बातों का असर 2023 के चुनावी नतीजों पर कैसे पड़ा। चलिए जमीनी हकीकत से अब सीधे सख्त आंकड़ों की तरफ चलते हैं। नतीजे बिल्कुल साफ थे, कोई लाग लपेट नहीं। बीजेपी को 42% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस करीब 25% पर ही रह गई। दोनों पार्टियों के बीच का फासला बहुत बड़ा था और निर्णायक भी। हार का अंतर था 23,710 वोट। ये महज एक संख्या नहीं है, ये एक पहाड़ जैसा अंतर है जिसे अगले चुनाव में पार करना होगा। इस 23,710 के आंकड़े का मतलब एक सीधा साधा रणनीतिक लक्ष्य है। अगले चुनाव में जीतने के लिए लगभग 20 से 25,000 वोटों को अपनी तरफ मोड़ना होगा। ये काम कितना बड़ा और कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि हार का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है, हमें इसकी गहराई में उतरना होगा। तो सवाल यह है कि ये 23,710 वोटों का फासला आखिर बना कैसे? चलिए इस हार की एक तरह से चीरफाड़ करते हैं। और यहां तस्वीर में एक बहुत अहम किरदार की एंट्री होती है। एक निर्दलीय उम्मीदवार, कांग्रेस के ही एक पूर्व नेता मंतूराम पवार निर्दलीय लड़े और उन्होंने 10% से भी ज्यादा वोट हासिल किए। इन वोटों ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बेस को सीधे तौर पर तोड़ दिया और नतीजों को पूरी तरह से बदल दिया। तो अगर हम इस हार को 3 बड़ी और साफ वजहों में तोड़ें तो वो क्या होंगी? पहली और सबसे बड़ी वजह, पार्टी के अंदर की गुटबाजी, जिसने वोटों को बुरी तरह बांट दिया। दूसरी, शायद उम्मीदवार का चुनाव सही नहीं था, जिनकी जमीन पर पकड़ 2018 के विजेता उम्मीदवार जितनी मजबूत नहीं थी। और तीसरी, एक स्पष्ट कहानी की कमी, एक ऐसी कहानी जो खनन, सड़क और नौकरियों जैसे असल मुद्दों पर लोगों को अपने साथ जोड़ पाती। और देखिए, जब कोई पार्टी लोगों को एक स्पष्ट कहानी नहीं दे पाती,
तो वो कहीं ना कहीं उस संवैधानिक मूल्य से भी चूक जाती है जो कहता है कि हर नागरिक को सही जानकारी पाने का और सम्मान के साथ सार्वजनिक बहसों में हिस्सा लेने का हक है। ये संवाद तभी पूरा होता है जब बातें स्पष्ट हों। तो एक बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए, 2023 का जो नतीजा था वो किसी बाहरी लहर की वजह से नहीं आया। ये पार्टी की अपनी अंदरूनी, अपनी प्रणालीगत कमियों का नतीजा था। ये एक ढांचागत विफलता थी। हमने 2023 की हार की वजहों को तो समझ लिया, लेकिन क्या ये कहानी हमेशा ऐसी ही रहेगी? राजनीति में आज को समझने के लिए अक्सर अतीत में झांकना पड़ता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अंतागढ़ का चुनावी मिजाज ऐतिहासिक तौर पर कैसा रहा है। इस सीट का इतिहास देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सिर्फ एक चुनाव पहले यानी 2018 में कांग्रेस ने 47% से ज्यादा वोट लेकर यहां शानदार जीत हासिल की थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहां कांग्रेस का एक मजबूत आधार आज भी मौजूद है, जिसे सही रणनीति और सही नेतृत्व से दोबारा जगाया जा सकता है। इससे एक और बात साफ होती है, अंतागढ़ कोई सेफ सीट नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड सीट है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहां जीत आपको विरासत में नहीं मिलती, बल्कि जमीन पर काम करके, लोगों की समस्याओं को सुलझाकर, उनका विश्वास जीतकर कमानी पड़ती है। यहां के वोटर काम पर वोट देते हैं, सिर्फ पार्टी के झंडे पर नहीं। और इस परफॉर्मेंस को कौन परखता है? यहां का सबसे बड़ा निर्णायक वोटर है आदिवासी वोटर। और ये वोटर बेचैन है। वो एक ऐसे नेता का इंतजार कर रहा है जो उनके सबसे बड़े मुद्दों यानी जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई ईमानदारी से लड़े। अच्छा, तो हमने समस्या की जड़ को समझा, हार के कारणों का विश्लेषण किया और सीट के पैटर्न को भी देख लिया। लेकिन विश्लेषण का असल मकसद तो भविष्य का रास्ता बनाना है। तो अब बात करते हैं समाधान की। इस सीट को वापस जीतने के लिए एक ठोस, अनुशासित और कार्यवाही योग्य योजना क्या हो सकती है? 3 बुनियादी स्तंभ हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सबसे पहले संगठन को एक करना होगा, दरारों को भरना होगा। दूसरा, एक ऐसा उम्मीदवार चुनना होगा जिसकी अपनी जमीन पर, अपने समुदाय में गहरी और अविवादित पकड़ हो। और तीसरा, एक ऐसा घोषणा पत्र बनाना होगा जो पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो, जंगल के अधिकार, रोजगार और बेहतर सड़कें। इसके बाद शुरू होती है एक अनुशासित 3 चरणों वाली जमीनी अभियान की समय सीमा। पहला चरण चुनाव से 90 दिन पहले, जब उम्मीदवार तय हो और जमीनी सर्वे शुरू हो जाए। दूसरा चरण 60 दिन पहले, जब आदिवासी पंचायतों और महिला समूहों जैसे अहम वर्गों तक सीधी पहुंच बनाई जाए। और आखिरी चरण चुनाव से 30 दिन पहले, जब नेतृत्व खुद सामने आए और एक नियंत्रित नैरेटिव के साथ अभियान को पूरी ताकत दे। और हां, आज के दौर में डिजिटल रणनीति की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन यहां भी एक पेच है। यहां डिजिटल का मतलब सिर्फ संदेश भेजना नहीं है, बल्कि लोगों के साथ एक सच्चा और व्यक्तिगत जुड़ाव बनाना है। और ये डिजिटल रणनीति विश्वास और सम्मान के मूल्यों पर टिकी होनी चाहिए। भारत के डेटा संरक्षण कानून भी यही कहते हैं कि लोगों की निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति से ही उनके डेटा का इस्तेमाल करना एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। विश्वास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह कमाना पड़ता है। देखिए, एक चुनाव जीतना सफर का एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। असली काम तो जीत के बाद शुरू होता है। इसलिए अब इस बातचीत को सिर्फ चुनावी रणनीति से ऊपर उठाकर शासन के असली मकसद की तरफ ले जाते हैं कि जनता के लिए एक नया और बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। भविष्य का दृष्टिकोण एक नए अनुबंध, एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होना चाहिए। ये सिर्फ वादों का नहीं, बल्कि डिलीवरी का अनुबंध होगा। नेता और जनता के बीच का यह नया रिश्ता 3 चीजों पर टिका होगा: सेवाओं की समय पर डिलीवरी, शिकायतों का तुरंत समाधान और सबसे जरूरी, आपसी विश्वास। और अंत में इस पूरे विश्लेषण को एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। यह सच है कि अंतागढ़ की जमीन के नीचे बेशकीमती दौलत है, लेकिन इस इलाके की असली दौलत, असली संपत्ति यहां के लोग हैं। और किसी भी नेतृत्व का एकमात्र मकसद इसी संपत्ति का विकास करना होना चाहिए। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 00042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।